सेना में मेडल पाने वाली लड़कियां भी हैं। पहली वैकेंसी में हमारे पास टोटल 34 लड़के थे। कोई यूपी पुलिस के लिए आता है, कोई एमपी पुलिस के लिए, कोई आरपीएफ के लिए। सबसे टफ फिजिकल माना गया वो इंडियन आर्मी का फिजिकल माना गया है। आज भी बच्चों से पहले भी मैं अभी भी जगता हूँ। यदि कोई कहे कि उसे मौत से डर नहीं लगता, या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो कोई भारतीय सिपाही है। हम पूरे दम खम से सिर्फ इसलिए जीतने के लिए लड़ते हैं क्योंकि जंग में कोई भी दूसरे स्थान पर नहीं आता है। हमारा तिरंगा इसलिए नहीं फहराता कि हवा चल रही है, ये हर उस जवान की आखिरी सांस से फहराता है जो ये कहता था, माँ मुझे सैनिक बना दो। लेकिन इन सब के बीच में हम उस व्यक्ति को नजरअंदाज कर देते हैं जो इन युवाओं को तराश कर सिपाही बनाकर उनके मुकाम तक पहुंचाने के लिए रात दिन एक कर देते हैं। हम बात कर रहे हैं कानपुर शहर के युवा ट्रेनर की। नमस्कार, मैं सुनील चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज पर शहर एक खास कार्यक्रम। हमारे साथ शहर एक खास कार्यक्रम में शहर के युवा ट्रेनर मनोज यादव जी हैं, जो सोल्जर जोन फिजिकल एकेडमी में अपने हुनर का जलवा दिखाते हैं और यहाँ पर ये युवाओं को फौलाद बनाते हैं। तो आइए चलते हैं सीधा मनोज यादव जी के पास। तो मनोज जी, जो आप सोल्जर जोन फिजिकल एकेडमी चला रहे हैं, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? कहाँ से आपको ये रास्ता इख्तियार करने का मौका मिला? तो सबसे पहले मैं इंडियन प्राइम न्यूज का बहुत बहुत आभार करता हूँ, दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमें ये मौका मिला कि अपनी बात मैं उन युवाओं के लिए पहुंचाना, मतलब हमारी बात उन युवाओं तक पहुंचे जो कहीं ना कहीं फिजिकल से हताश रह जाते हैं और फिजिकल की वजह से कहीं ना कहीं जॉब से वंचित रह जाते हैं। तो ये एक हमारा माध्यम, एक जरिया होगा उन बच्चों के, एक सोशल मीडिया की एक जरिए की तरह मैं उन बच्चों को, या गरीब परिवार के बच्चे हों या कोई बढ़िया बेहतरीन घर से, मतलब अच्छे घर से बिलोंग करने वाले बच्चे हो, और रिटेन में पढ़ाई में तो हर बार वो रिटेन क्वालिफाइड कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो फिजिकल से रह जाते हैं उन बच्चे, या वो फिटनेस को लेके हो, मतलब कई बहुत ऐसे माध्यम होता है। ज़रूरी नहीं होता कि फिटनेस एक फिजिकल से, मतलब एक डिफेंस से ही जुड़ा होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बहुत अन्य कारण होते हैं, लोग फिटनेस के लिए भी आते हैं। तो लेकिन मेन जो टारगेट होता है रोज़गार का, जहाँ पे बात आती है कि मतलब आज जैसे जानते हो कि बेरोजगारी की इतनी मारामारी हो रही है कि बच्चे कहीं ना कहीं रिटर्न भी निकाल लेते हैं, फिजिकल से बाहर हो जाते हैं। तो प्रेरणा हमें वहाँ से मिली कि सबसे पहले मेरा एक मोटो था कि मैं डिफेंस में जाना चाहता था, और डिफेंस में सबसे लकी जो पॉइंट था, मैं एक इंडियन आर्मी का सोल्जर बनना चाहता था। ये मेरा बचपन से ही सपना था, और ऐसा नहीं, मैंने कई बार क्वालिफाइड भी किया, लेकिन वही स्थिति थी कि मैं गांव से बिलोंग करने वाला एक बच्चा था, तो मुझे उतना नॉलेज नहीं था। तो मतलब फिजिकल तो मेरा एक्सीलेंट निकलता था, और मैंने कई बार रनिंग क्वालिफाइड की, लगभग 3-4 बार रनिंग क्वालिफाइड की इंडियन आर्मी की। एक बार मैं हाइट में छट गया, एक बार चेस्ट में छट गया, क्योंकि मेरा जब मैंने रनिंग क्वालिफाइड की थी पहली बार, तो मेरा जो हाइट थी वो 68 थी, और आपको भी पता है कि इंडियन आर्मी में 69 यानी 69 पॉइंट होती है, हाइट होती है, तभी आप जीडी में जा सकते हैं। और दोबारा मैंने जब क्वालिफाइड की तब मेरा चेस्ट अनफिट हो गया। तिबारा जब क्वालिफाइड किया तो फिर मेरी मतलब मैं फाइनल मेरिट से छट गया, क्योंकि जीडी से ओवर एज हो गया था, और फिर बायोलॉजी से उतना मैंने इंटर करके नर्सिंग में डाली। और अब जो बच्चे नर्सिंग की भर्ती देख रहे हैं उनको पता भी होगा कि नर्सिंग की ऑल इंडिया मेरिट बनती है और वैकेंसी बहुत कम होती है। तो मैं मतलब फिर सेना में भर्ती नहीं हो पाया, लेकिन आज मुझे एक भी दुख नहीं है, क्योंकि मैंने 2022 में मैंने अपनी एक एकेडमी की नींव रखी। जब मैं जान गया कि मैं आर्मी से ओवर एज हो गया, अब फौज के मैं लायक नहीं बचा हूँ, जो सपना था वो मेरा टूट चुका था पूरी तरह, मैं निराश भी हो चुका था। क्योंकि जो एक जानते हो कि एक हर व्यक्ति की एक चाहत होती है, अगर वो चाहत नहीं पूरी होती तो कहीं ना कहीं टूट जाता है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना अपना उन बच्चों के लिए जो चीज़ें, मतलब जिन चीज़ों से मैं वंचित रह गया, वो चीज़ें उन बच्चों के साथ में ना हो पाए। तो मैंने फिर अपने हुनर का यही मतलब फिर एक ग्राउंड बना के मैंने बच्चों को दौड़ाना शुरू किया। और 2021 में मैंने 2 ही वैकेंसी कराई अभी इंडियन आर्मी की। तो पहली वैकेंसी में हमारे पास टोटल 34 लड़के थे। 34 लड़कों में 24 लड़के फुल फाइनल सिलेक्शन पाए थे, जिसमें 30 क्वालिफाइड लड़के थे। एक सैनिक हमेशा यही बोलता है कि मैं तिरंगा फहरा कर वापस आऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, लेकिन मैं वापस जरूर आऊंगा। यदि ट्रेनिंग करने वाले युवा 4 बजे उठते हैं तो ट्रेनर को 3 बजे उठना पड़ता है, कारण कि उसको समय पर ग्राउंड पर पहुंचना होता है। तो मनोज जी, आप ये समय कैसे मैनेज करते हैं? देखो, जब मैं तैयारी इंडियन आर्मी की कर रहा था
तो मेरा दिनचर्या 3:30 बजे उठना था, वही आदत पे एक रूटीन पे शामिल हो गया है। तो आज भी बच्चों से पहले भी मैं अभी भी जगता हूँ। जैसे बच्चों मतलब हॉस्टल में हैं, अभी तो कम है, जब भर्ती आ जाती है ज़्यादा भी हो जाते हैं। तो मेरा आज का भी दिन है कि मैं 3:30 बजे बिस्तर छोड़ देता हूँ, चाहे 2 बजे सोऊं या 1 बजे सोऊं, मेरी आदत पे शामिल हो गया। और फिर इतने बच्चे हुए हैं तो मुझे ये भी अब नहीं फील होता कि मैं फौज में नहीं हुआ। मेरी दिनचर्या एक फौज की तरह ही बन गई सर। तो मनोज जी, आप किस तरीके से ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को, क्या क्या प्रक्रिया अपनाते हैं और किस तरीके का शेड्यूल अपनाते हैं? शेड्यूल तो ये होता है कि जैसे मतलब बच्चे तो हर डिफेंस में हर विभाग के आते हैं। कोई यूपी पुलिस के लिए आता है, कोई एमपी पुलिस के लिए, कोई आरपीएफ के लिए, कोई एसएससी जीडी, कोई आर्मी के लिए। लेकिन जो सबसे टफ फिजिकल माना गया है वो इंडियन आर्मी का फिजिकल माना गया है। तो इंडियन आर्मी का मतलब रनिंग जो है वो है तो 1600 मीटर, लेकिन उसका टाइम जो है वो बहुत कम होता है। जैसे 5:15, 5:20 पे क्लोजिंग फाइनल होता है, लेकिन उसका टाइम जो है उसको तो 5:45, लेकिन उतना समय मिलता नहीं बच्चों को। तो उसमें एक क्रॉस कंट्री की तरह रेस हो जाती है। क्रॉस मतलब जो एक्टिव बच्चे 100 बच्चों में जो 20, 22, 25 लड़के जो मतलब उस टाइम पे पूरा करते हैं, बस वही लिए जाए। बाकी मतलब जिन ट्रेडों का है डिफेंस में, जैसे एसएससी जीडी है, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस का, इनका फिजिकल है तो उनमें बिल्कुल टाइम जो होता है, टाइम बिल्कुल सटीक टाइम मिलता है। अगर मान लो कि अगर यूपी पुलिस की 5 किलोमीटर 4800 मीटर रनिंग है और उसकी टाइमिंग 24 मिनट है तो परफेक्ट 24 मिनट मिलेगा। और अगर दिल्ली पुलिस की जैसे है, मान लो दिल्ली पुलिस की 1600 मीटर 6 मिनट, तो बाकायदे बढ़िया चिप जैसे लगी होती तो एक सेकेंड ना ज़्यादा ना कम एग्जैक्ट टाइम मिलता है। लेकिन फौज में ऐसा नहीं होता है। अगर कोई बच्चा फौज की तैयारी किए होंगे, देखे होंगे तो उनको पता भी होगा। एक सैनिक बनने के लिए व्यक्ति को अपने कई सुबह की सुकून की नींद को खोना पड़ता है, साथ ही अपनी हर इच्छाओं को कड़वा घूंट समझकर पी जाना पड़ता है। जब हम अपने घरों में सुबह की पहर की अच्छी नींद ले रहे होते हैं, उस समय हमारे देश के युवा इस नींद को छोड़कर बदन पर सेना की वर्दी का ख्वाब संजोकर कड़ी मेहनत कर रहे होते हैं। फिर चाहे वह हाड़ कपा देने वाली ठंड हो या पसीने से तरबतर कर देने वाली उमस भरी गर्मी हो या कई शहरों को तबाह कर देने वाली बारिश हो। क्या कभी आपकी ट्रेनिंग में मौसम का प्रभाव देखने को मिला है? कभी ये प्रभाव देखने को मिला कि आज सर्दी, आज प्रैक्टिस नहीं होगी, आज बरसात हो रही, प्रैक्टिस नहीं होगी, या आज गर्मी ज़्यादा है, प्रैक्टिस नहीं होगी? मौसम का तो जैसे हम जानते हैं कि मान लो कि अपने देश में 3 ऋतुएं हैं, मतलब ठंडी, गर्मी, बरसात। तो प्रैक्टिस पे कोई बाधा नहीं होती। प्रैक्टिस नियमित जिस टाइम पे चलती है उसी टाइम पे होगी, चाहे बारिश हो या गर्मी या सर्दी हो। टाइम शेड्यूल ये है कि अगर मान लो कि जैसे कुछ लड़कियां भी आती हैं फिजिकल के लिए, तो जैसे गर्मियों के टाइम में दिन बड़ा होता है और सर्दियों के टाइम में मान लो कि जैसे 6 बजे या 7 बजे अंधेला, तो वो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। बाकी ये है कि प्रैक्टिस पे कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर बारिश भी होती तो भी फिजिकल चलता है। और बहुत सारे यूट्यूब में ऐसे वीडियो मैंने डाल भी रखे कि बारिश में भी रनिंग हुई है बच्चों की, क्योंकि वही एक एक छोटी छोटी चीज़ें बच्चे को आगे तक ले जाती हैं और वही है जो अलग हट के कुछ बनाती हैं बच्चों को। मनोज जी, क्या कभी आपके सामने ऐसा कुछ हुआ हो कि कोई बच्चा आपके पास आया हो, उसने बोला हो कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, या आपने उसने समस्या बताई हो और आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया हो? ऐसे एक बच्चे ने, कई बच्चे आए हैं, मतलब ऐसी समस्या लेके। कुछ बच्चों के अंदर हेजिटेशन होता है, मतलब जैसे ग्राउंड पे आए, लेकिन ये होता है कि जैसे मान लो इतने दिन से मैं फिजिकल करा रहा हूँ तो चेहरे से पता चल जाता है, मतलब कुछ होता है कि चेहरे से फिर ये जाना जाता है कि बच्चा इतना सुस्त क्यों, उदास क्या। कुछ बच्चे हेजिटेशन की वजह से एकेडमी नहीं मतलब ज्वाइन करते, ऐसे देखते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं। तो ऐसा ही वाकया एक बच्चे आए हैं कि जो बच्चे मतलब रात में वेटर का नौकरी भी किए, मतलब, लेकिन वो मैं नाम तो नहीं बता सकता क्योंकि वो एक इमेज की बात है। और मैं बोलना चाहता हूँ कि रात भर जैसे वेटर की नौकरी की और सुबह वही टाई कोट ये तो मतलब अपना निकाल के बैग में रख देते थे। एक दिन मैं थोड़ा सा जल्दी पहुंच गया क्योंकि वो बच्चे 4:30 बजे ग्राउंड में आ जाते थे और मेरा टाइम ये था कि मैं ग्राउंड में 5 बजे के लगभग पहुंचता था। तो एक दिन मैं 4:30 बजे एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचा तो वो दोनों बच्चे सबसे पहले ही ग्राउंड पे आते, दोनों सगे भाई थे। तो जब मैंने देखा कि वो मतलब टाई वाई लगाए, ऐसे कोट पहने, तो मैंने कहा कि ये इतनी रात में कोई ऑफिस वर्क होता नहीं, ये कौन सा काम, मतलब। तो उन्होंने ये बताया, फिर अपनी बात बताई कि गुरुवार मैं रात में ये वेटर का काम करता हूँ। मतलब उस समय मेरा तो हृदय एकदम, सोचो फिर कैसा हुआ होगा। और मैंने 1 महीने की फ़ीस ले रखी थी, फिर मैंने ये कहा कि अब कभी फ़ीस नहीं लेंगे। दोनों बच्चों का सिलेक्शन हो गया।
एक बच्चा क्लर्क में है, एक बच्चा उसमें है ट्रेडमैन में हुआ है, और 8x8 के कमरे में रहते थे। पापा उनके राजगीर मिस्त्री थे। जो बच्चे आपके पास आते हैं मनोज जी, कैसे चुनाव करते हैं कि ये सेना के लिए फिट है? सबसे पहले तो ये होता है कि ये चुनाव ऐसे हो जाता है, बच्चों को देख के जज हो जाता है, क्योंकि लगन बताने लगती है। जो पंक्चुअल टाइम का होता है, बच्चे मतलब टाइम से टाइम एकदम दोनों टाइम एकदम बराबर आ रहा है बच्चा, चाहे जितना वीक हो, तो ये लगता है कि हाँ ये बराबर एकदम अगर करता रहेगा तो क्वालिफाइड हो जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो 2 दिन आए 3 दिन मुझसे नहीं होगा, थक गए या वो, तो फिर ये बहुत बहुत कॉमन ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं कि मतलब जो इसमें परिवार का भी बहुत ये इशू होता है। जो गरीब परिवार के बच्चे होते हैं उनके ऊपर जिम्मेदारियां होती कि मुझे करना नहीं, आगे कोई भविष्य नहीं, और जिनको ये लगता है कि अरे मेरे घर में सब कुछ है, मेरे पापा ये करते वो करते, तो फिर ये बहुत कॉमन सी बातें, बहुत अंतर नज़र आ जाता है फील्ड में। मनोज जी, एक सवाल और आपसे पूछना चाहेंगे कि आपके जो आप ट्रेनिंग कराते हैं उसमें लड़के और लड़कियां दोनों आते होंगे? हाँ, दोनों आते हैं। दोनों में किस तरीके का सामंजस्य होता है और आप कैसे इस चीज़ को कैसे मैनेज करते हैं कि एक दूसरे जेंडर का व्यक्ति है, एक दूसरे जेंडर का व्यक्ति है? क्या कभी किसी समस्या से आपको दो चार होना पड़ा है? नहीं, उसमें इस तरह से हम मैनेज करते हैं कि मतलब देखा जाए तो मतलब लड़कों और लड़कियों में एक जैसे वो फील्ड का एक जैसे वातावरण का होता है ना, कि जैसे एक माहौल का होता है, तो उनको सबसे पहले ये बताते हैं कि ग्राउंड में कभी अपने आप को कमज़ोर ना समझो। और बहुत सारे ऐसे देखा कि सेना में मेडल पाने वाली लड़कियां भी हैं, और लड़कों से कहीं ना कहीं देखा जाए तो आगे लड़कियां ही जा रही हैं, और ओलंपिक में बहुत सारे गोल्ड मेडल। तो ये कुछ भावनाएं ऐसी होती हैं कि लड़कियां थोड़ा लड़कों की अपेक्षा फिजिकली वीक तो होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो कर नहीं सकती। और फिर सेना में जाने के लिए उनको राहत भी उसी हिसाब से छूट भी दे रखी है, तो ये मैं आसानी से मैनेज हो जाता है। बस थोड़ा सा उनके अंदर मोटिवेट करना पड़ता है, उन बच्चों को जगाना पड़ता है कि नहीं आप कर लोगे। बहुत ऐसी लड़कियां जो पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट होती है, हर बार पेपर क्वालिफाइड कर किए हैं और करती भी हैं, और कहीं ना कहीं फिजिकल से बहुत ऐसी लड़कियां आती कि 2 बार मैंने SSC GD UP पुलिस क्वालिफाइड किया रिटर्न, लेकिन नहीं, और आखिरी में SI दरोगा बनी भी है, फिर क्वालिफाइड आसानी से। कोई चीज़ प्रैक्टिस पे अगर शामिल होगी तो आसान लगने लगती है। मनोज जी, हमारे दर्शकों को आप बताइए, जो युवा इस समय ये चैनल देख रहे हैं वो कैसे आप तक पहुँचे, क्या संपर्क साधन रहेगा आपका और क्या क्या सुविधाएं आप प्रोवाइड कराते हैं? जैसे कि मेरा YouTube चैनल चलता है और इंस्टाग्राम में भी सोल्जर जोन फिजिकल एकेडमी के नाम से, उसमें हमारा कॉन्टेक्ट नंबर भी पड़ा रहता है, और जो बच्चे बाहर से आना चाहते हैं तो वो उसी नंबर पे कांटेक्ट कर लेते हैं और बात हो जाती है। और सुविधा के लिए ये है कि केवल मैं रहने और खाने का रिटर्न का पैसा लेता हूँ, और जो हमारी ट्रेनिंग का जो भाग है वो निःशुल्क रहता है। ये बताइए, क्या वही व्यक्ति आपकी एकेडमी ज्वाइन कर सकता है जो सेना में भर्ती होना चाहे? यदि कोई फिजिकली फिट होना चाहता है तो क्या उसके लिए एकेडमी में आपकी सुविधाएं हैं? देखो, हमारा तो काम ही है फिजिकल का, मतलब डिफेंस में जाना चाहता है तो उसके लिए भी है, और जो फिजिकली फिट होना चाहते हैं उनके लिए भी है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि केवल डिफेंस में जाने वाले बच्चों के लिए, जो फिजिकली फिट होना चाहते हैं उनके लिए भी है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से, जो ये समय ये शो देख रहे हैं, अपने देश के युवाओं को? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो बच्चे मान लो कि ऐसे नॉर्मल परिवार से, जिनको ये नहीं पता कि किस तरह से फिजिकल करें, तरीका नहीं पता है, और रह के और पढ़ाई से वीक हैं, तो अगर आप संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं किसी भी विभाग की, ऐसा नहीं कि डिफेंस के आप कोई भी है, तो हमारे यहाँ मतलब रिटर्न की भी पूरी व्यवस्था, मतलब रिटर्न की भी क्लासेस चलती हैं और फिजिकल की तो चलती हैं साथ साथ में, तो आप आगे तैयारी कर सकते हैं। मैं निश्चित कह सकता हूँ, 100% तो कोई नहीं गारंटी ले सकता, लेकिन 90% ये कहूँगा कि 3-4 महीने का अगर आप समय देंगे तो आप श्योरली आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, जो मेरा जीवन का अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है। बदन पर वर्दी, ये शब्द सुनने में कितना प्यारा और सुंदर लगता है, क्योंकि बात इसमें भारत के गुरूर की है, भारत के गर्व की है, भारत के तिरंगे की है। इसी के आगे हम आपको बताते हैं कि एक व्यक्ति जब सेना में भर्ती होना चाहता है तो उसको कितनी चीज़ें खोनी पड़ती हैं। उसको अपना परिवार खोना पड़ता है, उसको अपना समय खोना पड़ता है, लेकिन वो सुकून जो देश की रक्षा के लिए आपके कदम बढ़ते हैं, उससे बड़ा सुकून होता है। यहाँ पर एक सैनिक बनने के लिए आपको हर इच्छाओं को मारना पड़ता है, और उन इच्छाओं को मारने के बाद में तब जा कर के आपको एक सेना की वर्दी मिलती है, कठिन परिश्रम के बाद में। तो ये थे हमारे साथ
मनोज यादव जी, जिनकी सोल्जर जोन फिजिकल एकेडमी के नाम से कानपुर शहर में फिजिकल एकेडमी है। यदि आपको भी है सेना में जाने की इच्छा, यदि आपके भी अंदर है जोश और जुनून, तो इनसे संपर्क करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।